Hello student, I am Dr. A.S. Kandhare. Here I am going to present a best practice by KMC College Khopoli. The title of the best practice is Education to Execution, that is EduX. ये हमारे कॉलेज का बेस्ट प्रैक्टिस का टाइटल है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ए साइंटिफिक एटीट्यूड। इसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में चर्चा करेंगे और ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। नाउ लेट अस सी द कंटेंट्स। हम ये प्रेजेंटेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो हम ये समझ लेंगे कि एम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, व्हाट इज़ द एम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस एजुकेशन टू एग्जीक्यूशन, दैट इज़ EduX. The best practice, the title of this best practice is origin of life on earth. ये हमारा टाइटल है। उसके बाद में साइंस बिहाइंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ये पढ़ेंगे और उसके बाद में अंत में कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी तो व्हाट इज़ एम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। हमारी कॉलेज की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसका ध्येय क्या है। Education to Execution, that is EduX, is a part of NAAC Best Practice by KMC College Khopoli. तो ये हमारे कॉलेज की NAAC की बेस्ट प्रैक्टिस है और ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है इसका मकसद क्या है। What is the aim? The aim of the practice is to unlock the knowledge locked in classroom or syllabus and set it free to community through student. तो ये विद्यार्थियों के लिए जो सिलेबस क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ये सिलेबस के अंदर कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं कि दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स शुड बी मेड पब्लिक। सामान्य जनों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं सिलेबस के अंदर जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो कम्युनिटी में जानी चाहिए, वो सोसाइटी में जानी चाहिए। ऐसी भी कुछ बातें हमारे सिलेबस के अंदर होती है। स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं लेकिन वो स्टूडेंट के लिए ही होती है ऐसा नहीं है। तो वो सिलेबस के बाहर निकाल करके, क्लासरूम के बाहर निकाल करके वो समाज के अंदर भी चीज़ें पहुँचनी चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब है। तो दिस बेस्ट प्रैक्टिस ट्राइज टू डिबंक इलॉजिकल मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस दैट आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ये दूसरा मकसद हमारे बेस्ट प्रैक्टिस का ये है कि समाज के अंदर बहुत सारे मिसकन्सेप्शन्स होते हैं, काही गैरसमजुती आमच्या समाजामध्ये आहेत। त्या गैरसमजुतीस दूर करण्याचं काम आणि अंधश्रद्धा दूर करण्याचं काम हे ह्या बेस्ट प्रॅक्टिसच्या मार्फत व्हावं अशी आमची धारणा आहे। सो वी आर ट्राइंग टू डिस्पेल द सुपरस्टिशन्स, ऑर्थोडॉक्सी and some misconception that are prevailing in the society by educating the people through student. So this is the aim of our best practice. दूसरा मकसद हमारा क्या है ये बेस्ट प्रैक्टिस का। टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर among citizens of India as prescribed in Article 51A(H) of the Indian Constitution. भारत के संविधान के अंदर भी ये कहा गया है कि समाज के अंदर जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके अंदर जो कुछ गैर वैज्ञानिक बातें होती हैं जिसे हम अंधश्रद्धा कहते हैं, ये अंधश्रद्धा निकाल देनी चाहिए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज के अंदर प्रसारित होना चाहिए। सो टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, ये भी हमारे बेस्ट प्रैक्टिस का एम है। तो दिस इज़ अबाउट द एम ऑफ आवर बेस्ट प्रैक्टिस। अब हम इस बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ये जो कंसेप्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये स्टूडेंट क्लास में पढ़ते हैं कि इस धरती के ऊपर जीवन, मानवीय जीवन या सजीव सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन समाज के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। कोई कहता है कि ये कोई अद्भुत शक्ति ने या कोई सुपर नेचुरल पावर ने ये धरती के ऊपर सजीव सृष्टि निर्माण की है और ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन समाज के अंदर होते हैं। उसको दूर करने के लिए ये प्रेजेंटेशन है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ ए मिथ फॉर जनरल पब्लिक। तो ये सामान्य जनों के लिए एक प्रकार का मिथ है
बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, तो ये दूर करना ये प्रेजेंटेशन का मतलब है। Many misconceptions and fantasies are pervading in society pertaining to origin of life on earth। इस धरती के ऊपर ये सजीव सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारे गैर समझूत जिसे कहेंगे, मिसकंसेप्शन जिसे कहेंगे, ये प्रचलित है। उसको दूर करना इसका मकसद है। द प्रेजेंटेशन एम्स टू ब्रीफली एक्सप्लेन साइंटिफिक रीजनिंग बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो साइंटिफिक रीजनिंग अगर हम लोगों को बताएंगे तो उनके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तुत है, उस साइंटिफिक टेम्पर को कुछ हद तक हम अचीव कर पाएंगे। इसीलिए इसको साइंटिफिक रीजनिंग क्या है इसका ये बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये साइंटिफिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो कॉस्मिक डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स इन स्पेस स्टक विथ ईच अदर एंड फॉर्म्ड ए ग्लोइंग लिक्विड स्फीयर। तो एक कॉस्मिक डस्ट के ये गोले थे, वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो गए और वो दो कोलाइड हो के कुछ वर्षों के बाद उसका एक बहुत ऐसा तप्त गोला जिसे कहेंगे, वो लिक्विड तप्त गोला बन गया। ये दो लिक्विड जो गोले थे, स्फीयर थे, वो धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत साल लगे उसको ठंडे होते चले गए। पहले वो बहुत ही गर्म थे, गैसीय स्टेट में थे, फिर लिक्विड स्टेट में आए और वो धीरे धीरे फिर ठंडे होते चले गए। और ये जो स्फीयर थे, इनके अंदर कुछ हेवी एलिमेंट्स थे, और ये जो हेवी एलिमेंट्स थे तो वो क्या हो गया, हेवी एलिमेंट्स वो गोले का जो सेंटर था वो सेंटर में सेटल हो गए, और जो लाइट एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स, वो पेरीफेरी यानी कि उसकी जो एज थी, ज्याला मराठीमध्ये कडा म्हणतात, त्या कडेला, त्या पेरिफेरल सरफेसला स्फियरच्या ते सेटल झाले। मीन्स हेवी एलिमेंट्स इन द स्फियर सेटल्ड इन द सेंटर एंड लाइटर टू द पेरिफेरल सरफेस ऑफ द स्फियर, ये होगा। और ये जो स्फियर था, दिस स्फियर फॉर्म्ड द अर्थ, इस तरह अर्थ का जन्म हुआ। तो जहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत ही हॉट किस्म के ये स्फियर थे, और ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो गए, ये दो बन गए, और पहले गैसीय स्टेट में थे, फिर लिक्विड स्टेट में आ गए, फिर धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। जो हेवी एलिमेंट्स थे वो सेंटर में चले गए और लाइट एलिमेंट्स वो पेरीफेरी में चले गए। तो इस तरह से ये जो हमारी अर्थ है उसका जन्म हुआ है। तो ये साइंटिफिक उसका रीजनिंग है, इसके ऊपर साइंस काम कर रही है, आज भी वो काम जारी है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स दैट आर बीइंग लर्न एंड दैट आर बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द साइंस। ये चीज़ जो है तो हमको समझ लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये धरती का जन्म हुआ। बाद में ये जो दो साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट था A.I. ओपेरिन और दूसरा था J.B.S. हल्दाने। सो ये ओपेरिन और ये हल्दाने, तो ये दो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। उस थ्योरी से पता चलता है कि लाइफ ओरिजिनेटेड ग्रेजुअली फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक केमिकल्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये जो थ्योरी है, उन्होंने कहा कि ये जो सजीव सृष्टि पृथ्वी के ऊपर निर्माण होती चली गई, वो भी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, तो दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स से ऑर्गेनिक केमिकल में ट्रांसफॉर्मेशन होते चले गया, कुछ इंटरैक्शंस होती चली गई अंडर दैट प्रिवेलिंग कंडीशन। उस वक्त पृथ्वी के ऊपर जो भी वातावरण था, वो वातावरण के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे, गैसेस के स्वरूप में ज़्यादा तौर पे थे, उनके अंदर जो इंटरैक्शंस हो गई, वो इंटरैक्शंस होते 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 होते
बहुत सालों तक वो इंटरेक्शन होते रहे और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का कन्वर्शन ऑर्गेनिक में होने लगा। ये धीरे धीरे होते रहा, बहुत साल की प्रक्रिया है। सो दिस इज़ द व्हाट कैन से समरी फॉर्म ऑफ दिस theory that is proposed by Oparin and Haldane. Life originated from inorganic to organic chemical. ये बात पहले हमको समझ लेनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है। तो ये दो साइंटिस्ट ने जो बात बताई है उसे कहते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी, एज प्रपोंडेड बाय कीमोसिंथेटिक थ्योरी। इसको कहते हैं कीमोसिंथेटिक थ्योरी। AI ओपेरिन एंड JBS हल्दाने, इन्होंने ये कीमोसिंथेटिक थ्योरी बताई और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, दैट वर्ड इज़ प्रिमॉर्डियल सूप। सो दिस प्रिमॉर्डियल सूप इज़ नथिंग बट लाइफ मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो व्हाट इज़ दिस प्रिमॉर्डियल सूप? ये प्रिमॉर्डियल सूप एक किस्म का सूप है। आज आप जो सूप नाम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे टोमेटो सूप होता है या और कोई सूप होता है कि नहीं, तो उसी प्रकार का ये प्रिमॉर्डियल सूप था। मराठीमध्ये ह्याला जीवन रस म्हणू आपण, आहे की नाही। हा जीवन रस त्या ठिकाणी निर्माण झाला, प्रिमॉर्डियल सूप। और ये प्रिमॉर्डियल सूप क्या है? दैट इज़ द लाइफ मॉलिक्यूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, so primordial soup is nothing but life molecule, basic life molecules, primary life molecules that has been originated from inorganic molecules. तो अभी यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर उस वक्त क्या था और वो जो एलिमेंट्स मौजूद थे उनके अंदर इंटरेक्शंस क्या हो गए, तो उसको अगर देखना है तो पहले हमको समझ लेना चाहिए कि उस वक्त धरती के ऊपर क्या क्या था। तो सबसे पहले पानी बन गया, ओशन, समुंदर, तो H2O पानी था। उसके बाद में गैसेस थे, तो बहुत सारे गैसेस थे, लेकिन उसके अंदर जो प्रोमिनेंट और डोमिनेंट गैसेस थे वो ये थे, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, HCN हाइड्रोजन साइनाइड गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये इसके बावजूद भी कुछ और गैसेस थे, लेकिन ये प्रमुख गैसेस उस वक्त मौजूद थे। फिर ये गैसेस और इस प्रकार के जो केमिकल्स उस वक्त मौजूद थे, इससे क्या बना? इससे बन गया सिंपल अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजन बेसिस एंड सम मोनोमर्स। ये चीज़ें बन गई, ये पहले मौजूद था। दीज थिंग्स एंड दीज केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स वेर प्रेजेंट दैट टाइम ऑन द अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, और उससे ये चीज़ें बन गई। ऑल दिस थिंग्स वेर प्रोड्यूस्ड। ये कैसे बनी? तो इनका इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी था? उस वक्त था हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर था पृथ्वी का। पृथ्वी गर्म थी, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे और उसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान था वो बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद में लाइटनिंग, जो बिजली का ये होता है ना, बारिश के दिनों में जो बिजली चमकती है उसे लाइटनिंग कहते हैं, है की नाही। मराठीमध्ये त्याला विजा कडाडणे म्हणतो आपण। अल्ट्रावायलेट रेज थे, कॉस्मिक रेज थे, सन रेज थे, है कि नहीं। ये सारे रेज थे उस वक्त। तो ये कंडीशन के अंदर ये जो एलिमेंट्स थे, ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे, इनका इंटरेक्शन हो गया। क्यों इंटरेक्शन हो गया? तो ये कंडीशंस उस वक्त मौजूद थे। अंडर दीज कंडीशंस दीज थिंग्स वेर इंटरेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड दीज थिंग्स वेर प्रोड्यूस्ड। तो ये यहाँ पे समझ लीजिए कि ये पूरी चीज़ वहाँ पे मौजूद थी और इससे ये चीज़ बन गई, लेकिन ये बनने के लिए ये कंडीशन मौजूद थी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये ऐसा, ये दो साइंटिस्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है, ओपेरिन एंड हल्दाने, इन्होंने ये बात रखी और इससे ये केमिकल्स बन गए। ये इंटरेक्शन हो गई ये केमिकल की अंडर दिस कंडीशन एंड ये केमिकल बन गए। तो उसे उन्होंने कहा कि प्रिमॉर्डियल सूप। ये प्रिमॉर्डियल सूप इसको कहते हैं, है कि नहीं। ये जो शब्द यहाँ पे है, सो दिस इज़ द प्रिमॉर्डियल सूप।
है कि नहीं, ये प्रिमॉर्डियल सूप है। तो ये लाइफ के पहले मॉलिक्यूल थे, बायो मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसे कहते हैं प्रिमॉर्डियल सूप। तो इस प्रकार का वातावरण उस वक्त था। नाउ हियर यू कैन सी दिस डिपिक्शन एंड इलुस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फिगर। जैसा ए ओपेरिन ने और हल्दाने ने बताया उसका ये फिगर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सूरज था, सन, क्लाउड था, है कि नहीं। ये अर्ली गैसेस यहाँ शब्द लिखा है। लाइटनिंग भी बताई है, ओके, देयर इज़ लाइटनिंग। रेन, बारिश भी होती थी, और हाई टेम्परेचर कंडीशन ये भी थी। तो अभी ये अर्ली गैसेस कौन कौन से थे? सो हियर यू कैन सी NH3, CN, H2O, CH4, इज़न्ट इट। ये सब गैसेस थे। तो इनका क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया, आपस में रिएक्शन हो गई। ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स से इनका इंटरेक्शन हो गया। तो इनसे क्या बना? फिर इनसे बना नाइट्रोजन बेसेस, प्यूरिन्स, पायरिमिडाइंस, शुगर्स, अमीनो एसिड, ग्लिसरीन, फैटी एसिड, ये बन गए। फिर इनसे और कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बन गए। तो इनसे क्या बन गया? नाइट्रोजन बेसिस से बन गए न्यूक्लियोटाइड्स, इज़न्ट इट। पॉलीसैकेराइड्स बन गए शुगर से, है कि नहीं। अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बन गए, ग्लिसरीन से और फैटी एसिड से फैट्स और लिपिड्स बन गए। तो इस तरह से यहाँ आप देखेंगे कि ये सिंपल जो कुछ गैसेस अवेलेबल थे, वेपर्स और गैसेस, है कि नहीं, वाटर वेपर्स और गैसेस, उनका इंटरेक्शन हो गया। इनका इंटरेक्शन क्यों हो गया? हाई टेम्परेचर था, लाइटनिंग था, रेडिएशंस थे अलग अलग किस्म के, है कि नहीं, सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है कि नहीं, ये सब थे। और लाइटनिंग भी थी, हाई टेम्परेचर भी था, पानी भी था, है ना, बारिश भी थी। तो ये सारे कंडीशन के अंदर ऑल दिस थिंग्स इंटरैक्टेड टुगेदर, इनका आपस में बहुत सारा इंटरेक्शन हो गया बहुत सालों तक। तो उनसे ये चीज़ बन गई, ऑल दिस केमिकल्स वेर सिंथेसाइज्ड। तो इसको कहा गया प्राइमर्डियल सूप, ओके, प्रिमॉर्डियल सूप इसे कहा गया। ये प्रिमॉर्डियल सूप से फिर ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बन गए। फिर इन बायोकेमिकल, ये जो पानी के अंदर बताया गया, ऑल दिस थिंग्स वेयर अवेलेबल इन द ओशन, समंदर के अंदर ये पूरी चीज़ थी, ये समझ लीजिए, ये समंदर के अंदर है। फिर बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीमर्स बन गए, ये मोनोमर्स है, ये मोनोमर्स से पॉलीमर बन गए, एंड दीज पॉलीमर्स मूव टू द सॉइल। अब यहाँ पे बताया, देखो, ये ज़मीन के ऊपर मूव हो गए, फिर यहाँ पे DNA RNA बन गया। पहले RNA बन गया, फिर DNA बन गया, इज़न्ट इट। पहले RNA बन गया, फिर DNA बन गया, फिर एनर्जी कैरियर्स, कोएंजाइम्स, है कि नहीं। फिर बाद में कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, एंजाइम्स, एनर्जी सोर्सेस वगैरह वगैरह, ये चीज़ें बन गई। और फिर इससे फिर आगे वाला जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था वो शुरू हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि केमिकल इवोल्यूशन ऑन अर्थ जो ओपेरिन और हल्दाने ने बताया था, उसका ये फिगर इलस्ट्रेशन है। तो इससे पता चलता है कि वी साइंटिस्ट एंड वी ह्यूमन बींग्स आर एक्सप्लोरिंग हाउ लाइफ हैज़ बीन ओरिजिनेटेड और इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ। ये ज़मीन के ऊपर जो सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी अभी भी चालू है, लेकिन ये जो स्टडी है इसको माना गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। अभी ये ओपेरिन और हल्दाने की ये जो हाइपोथेसिस थी, ये जो थ्योरी बन गई, इस थ्योरी को फिर आगे चल के मिलर और उरे ने इसको पढ़ने की कोशिश की, इज़न्ट इट। ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इतना सब होते रहा यहाँ पे, इज़न्ट इट। ये जो प्रपोज़ किया था, इसको कंफर्मेशन करने के लिए फिर स्टैनले मिलर और हेरोल्ड उरे, है कि नहीं। तो इसको मिलर और उरे ऐसा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, मिलर उरे एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया इन 1952। मिलर एंड उरे इन 1952 confirmed the theory of Oparin and Haldane by simulating the primitive earth conditions in laboratory। तो उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी के अंदर ये जो ओपेरिन और हल्दाने ने जो प्रपोज की थी थ्योरी, उस थ्योरी को
प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट साइमुलेट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है और उसको साइमुलेट किया गया। वो क्या एक्सपेरिमेंट है? सो हियर दिस फिगर इलुस्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट। सो हियर यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, ये बॉइलिंग चेम्बर, इसके अंदर पानी है। ओके, दिस वाटर इज़ बॉइलिंग। ये वाटर जो है इसका वेपर बन गया। यहाँ लिखा है देखो, बॉइलिंग वाटर एड्स वाटर वेपर to the artificial atmosphere. ये water vapors are being transferred into this glass chamber. So here you can see another gases are there. Okay, so here again gases are there, CH4, NH3, H2, H2O. और यहाँ पे you can see 2 electrodes are there, electric spark chamber. So electric supply was given here to simulate the lightning. ये lightning करने के लिए यहाँ पे electric spark यहाँ पे दिया गया। सो एनर्जी फ्रॉम द स्पार्क पावर्स रिएक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स थ्रू थॉट टू बी प्रेजेंट इन द अर्थ्स अर्ली एटमॉस्फेयर। तो ये अर्थ का जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसके अंदर ये पूरे गैसेस थे और उस गैसेस को इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की गई। एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क साइमुलेट्स लाइटनिंग स्टॉर्म। सो लाइटनिंग की गई यहाँ पे। ओके, so here you can see that conditions are simulated here. okay, यहाँ पे जो भी इंट्रैक्शन होने के बाद जो भी केमिकल तैयार हो गया, that chemical is further passed down, and while passing down there is condenser. So here you can see all these biochemicals that were in the sublimed state, they were condensed, isn't it? कंडेंस हो गए यहाँ पे। वो कैसे कंडेंस किए? तो ठंडा पानी पास किया। देखो यहाँ पे ठंडा पानी का एक इनलेट यहाँ पे दिया गया है। व्हेन द हॉट गैसेस इन द स्पार्क चेम्बर आर कूल्ड, वाटर वेपर कंडेंसेस एंड एनी सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आर डिजॉल्व। तो इसके अंदर जो भी गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ गए। ओके, और ये लिक्विड स्टेट में आने के बाद यहाँ पे वो लिक्विड कलेक्ट किया गया। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपीयर आफ्टर ए फ्यू डेज। तो ये जो भी लिक्विड यहाँ से आ गया, इसको कंडेंस होने के बाद लिक्विड स्टेट में आ गया। सो दिस लिक्विड वाज एग्जामाइंड, इसकी जांच की गई। यहाँ पे जो पूरा लिक्विड जमा हो गया, इसको एग्जामाइन किया गया। फिर पता चला कि ये जो यहाँ लिक्विड जमा हो गया ये प्रिमॉर्डियल सूप है। इसके अंदर पूरे मोनोमर्स है, नाइट्रोजन बेसिस, उसके बाद में शुगर्स है कि नहीं, कुछ फैटी एसिड्स, सिंपल अमाइनो एसिड्स, ये यहाँ पे बन गए, इज़ इट? तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, मिलर-उरे एक्सपेरिमेंट प्रूव्स द थ्योरी प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हल्दाने, है कि नहीं? तो हल्दाने ने, ओपेरिन ने जो थ्योरी बताई थी उसको मिलर और उरे नाम के साइंटिस्ट ने 1952 को एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया है। ओके, और यहाँ पे मैंने कंडीशंस आपको बताई है कि दिस आर द कंडीशंस। यू कैन सी हियर स्पार्क 100 MV का स्पार्क है, करंट जो है तो 10,000 एम्पियर का है, हीट टेम्परेचर देखेंगे आप अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस है, टाइमिंग इतना है, बहुत माइक्रोसेकंड्स का टाइमिंग है। तो ये कंडीशंस यहाँ प्रोवाइड करने के बाद ऑल दिस थिंग्स वेर कन्वर्टेड इनटू some biomolecules. So here you can see, so in this chamber biomolecules has been accumulated, और इसको ही कहा गया है प्रिमॉर्डियल सूप। और ये प्रिमॉर्डियल सूप क्या होता है? ये लाईफ मॉलिक्युल्स आहे। मराठीत त्याला जीवन रस असं म्हणता येईल तुम्हाला। हे जीवन रस ह्या ठिकाणी निर्माण झालेलं आपल्याला बघायला मिळेल। सो दिस केमिकल एनालिसिस एंड केमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसको फिर से अपन यहाँ पे अगर रिएक्शंस के रूप में रखेंगे तो यू कैन सी हियर CH4 + NH3 + H2 + H2O + HCN, इज़न्ट इट? ये पूरे वेपर और गैस थे, और वेपर और गैस का इंटरेक्शन हो गया। उसको इंटरेक्शन करने के लिए स्पार्क, ये लाइटनिंग का काम किया, हाई वोल्टेज लाइटनिंग, है कि नहीं? ये स्पार्क दिया गया, हाई वोल्टेज लाइटनिंग है जिसको रिप्लेस किया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, स्पार्क दिया है। नेचर में लाइटनिंग थी। तो ये इंटरेक्शन होने के बाद फिर ये तैयार हो गया, ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो गया,
तो ये इनऑर्गेनिक मैटर था, एंड दिस इनऑर्गेनिक मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। अब जब ऑर्गेनिक मैटर तैयार होता है तो लाइफ का इनिशिएशन होता है, तो लाइफ यहाँ पे शुरू होता है। तो लाइफ बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में था और वो धीरे 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 इवॉल्व होते गया, इज़न्ट इट? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उत्क्रांति इसको कहते हैं, इवोल्यूशन की प्रोसेस है, वो क्रिएशन की प्रोसेस नहीं है। लाइफ का जो ओरिजिन है दैट इज़ नॉट ए क्रिएशन, दैट इज़ इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे तैयार हो गया और लाइफ का जो पहला स्टेप है तो यहाँ पे तैयार हो गया। उससे फिर कोअसर्वेट नाम का जो है मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल एक जगह आ गए, तो उसका एक जगह आने की जो प्रोसेस है उससे बनता है कोअसर्वेट। कोअसर्वेट जो होता है तो एक पैकेट होता है बायोमॉलिक्यूल का, विच इज़ एक्सटर्नली कवर्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं कोअसर्वेट। एंड फ्रॉम दीज कोअसर्वेट फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ RNA वॉज ओरिजिनेटेड। RNA इवॉल्व हो गया, RNA से फिर बन गया DNA, फिर उसके बाद में फिर आर्की बैक्टीरिया तैयार हो गए जो एनारोबिक थे, उस वक्त ऑक्सीजन नहीं था, एनारोबिक थे। फिर बाद में फिर यूनिसेल्युलर एनारोब्स तैयार हो गए, फिर एरोबिक लाइफ आ गया, इज़न्ट इट? पहले एनारोबिक लाइफ था, ऑक्सीजन उस वक्त नहीं था, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता था। फिर बाद में ऑक्सीजन जब आ गया, फर्स्ट अलगल सेल आ गई, अलगी के बाद में फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फिर हायर ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह से वो इवोल्यूशन होते चले गया। और ये इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। आप कहेंगे कि ये इवोल्यूशन अभी हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। लाइफ का इवोल्यूशन अभी भी जारी है। सो लाइफ इज़ स्टिल इवॉल्विंग। सो इवोल्यूशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि life originated from inorganic material, and from inorganic material organic matter is generated, and step by step all these things evolved। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। समाज के अंदर जो भी लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है। आप सिलेबस में ये सब बातें पढ़ते हैं तो ये सिलेबस के अंदर ही रह जाती है और बुक में ही रह जाती है, एग्ज़ाम तक ही सीमित रहती है। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन में मुझे ये कहना है कि दिस कंक्लूड्स दैट लाइफ हैज़ बीन इवॉल्व्ड स्पॉन्टेनियसली थ्रू इनऑर्गेनिक इंटरेक्शंस इनटू ऑर्गेनिक मैटर। लाइफ जो है वो इवॉल्व हो गया है और वो भी स्पॉन्टेनियसली, उसको कोई क्रिएटर नहीं है, वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो तैयार नहीं हुआ, वो धीरे 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 सालों से इवॉल्व होते चले आ रहा है, आज भी जारी है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। लाइफ जो है तो धरती के ऊपर क्रिएट नहीं हुआ, तो इवॉल्व हो गया है, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप वो रिएक्शन होते चले गए, उसको कोई रिएक्शन करने वाला भी नहीं था। नोबडी वॉज देयर टू कंट्रोल ऑल दिस रिएक्शंस, सो देयरफॉर ऑल दिस रिएक्शंस वर टेकिंग प्लेस एट देयर ओन, इज़न्ट इट? सो आई हैव पर्पसली यूज्ड दिस वर्ड स्पॉन्टेनियसली। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि स्पॉन्टेनिटी जो है वो निसर्ग के अंदर की होती है। स्पॉन्टेनिटी निसर्ग के अंदर होती है और वो ऑटोमेटिकली होती है बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस एंड सर्टन फोर्सेस एंड सर्टन एलिमेंट्स एंड सर्टन कंडीशंस आर देयर। फॉर दैट रीज़न स्पॉन्टेनिटी इज़ देयर। तो इसको ध्यान में रखो। लाइफ क्रिएट नहीं होता, इवॉल्व होता है, ये भी ध्यान में रखो। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ जो है उसको तैयार करने के लिए कोई भी नहीं था। नोबडी हैज़ क्रिएटेड द लाइफ, लाइफ हैज़ बीन इवॉल्व्ड। तो ये साइंटिफिक व्यू आपको समाज के अंदर जाके बताना है। आप ये साइंटिफिक व्यू समाज के अंदर जाके बताओगे तो लोगों को समझेगा कि साइंस बिहाइंड ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। ओके, तो इस बात को आप समझेंगे। और जाते जाते ये भी समझ लेना है कि देयर इज़ नो क्रिएटर ऑफ लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि देयर इज़ समवन who has created the life on earth। तो इस बात से ये कंक्लूड हो जाता है कि there is no creator of life। Life originated under certain conditions because of certain primitive inorganic chemicals were there, and these primitive inorganic chemicals interacted together and life has been evolved। तो इस बात को आप समझ लीजिए और अपने
आजू बाजू में जो लोग हैं, अगर आप वो आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो उनको ये बताइए. ओके, सो try to understand this scientific attitude, and you have to spread this scientific attitude among the people. Okay, so thank you very much. अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. ओके, so you got my phone number also, you can call me. Okay, thank you.